एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। क्या एम्स हैं कंपैरेटिव एजुकेशन को पढ़ने के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या पर्पसेस हैं जिनकी वजह से हमें कंपैरेटिव एजुकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। मार्को एंटोनी ने जो फ्रांस के थे फेज 1 में, उन्होंने बताया कि हमें डिफरेंट कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने नेशनल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आए। और रिफॉर्म्स किस तरह से आएंगे कि हम उनके एजुकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। अब अपने एजुकेशन सिस्टम को के एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा और उनमें उनके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनको हम देखते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब आप दूसरे एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, किसी दूसरी कंट्री को कंसिडर कर रहे हैं, तो उनकी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को देखना बहुत ज़रूरी होगा। आप जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से होंगे कि लेट सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि जो ह्यूमन नेचर है वो वर्ल्ड ओवर एक ही है, तो हमारी जो बच्चों की नेचर है वो भी हर जगह पर एक ही है। तो स्टूडेंट्स की नेचर पूरी दुनिया में एक तरह से है, लेकिन क्या वजह है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, हम उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी कंट्री में अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको वो किस तरह से टैकल करते हैं, अगर वो किस तरह से उनके मसाइल के हल के लिए वो जो है स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और रिफॉर्म्स क्रिएट आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द बोथ ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पे हम अपने एजुकेशनल सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए दूसरे एजुकेशनल सिस्टम के प्रॉब्लम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ताकि हम उनका ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अगर कहीं और दूसरी कंट्री है। अब लेट सपोज अगर हम इसका ज़्यादा एग्जांपल से समझ सकेंगे कि कोरिया में कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो है वो अलाउड है, बच्चों को बाकायदा जो है वो सब जो कोई लेसन ना याद करने पे उनको मारा भी जाता है, उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो हम उनके बैकग्राउंड को देखेंगे कि क्या उनके बैकग्राउंड में इस तरह की इजाज़त दी जाती है कि बच्चों को आप मार के पढ़ा सकते हैं, या उनका जो वर्ड है वो रोवर अगर हम उनकी बैकग्राउंड में देखें कि जोग्राफिकली वो किसी ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसकी वजह से अब उनको ऐसा फील होता है कि जब तक आप एजुकेशन की इम्पोर्टेंस थ्रू कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं दिलवाते तो बच्चों में वो सेंसिबिलिटी नहीं आती। या हम अगर ये देखें कि एजुकेशनल प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि बच्चे जो 3 घंटे हैं उसके बाद बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, या मैक्सिमम आप उनको 8 से 2 बजे तक बिठा सकते हैं। लेकिन वहीं हम अगर देखें चाइना में बच्चे 8 बजे से 5 बजे तक स्कूल जाते हैं। लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में सिमिलैरिटी है तो फिर हम उनको सॉर्ट आउट करने के, हम उनके सोल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पर्पस है वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। आप किसी दूसरे एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंसेस को देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो एक कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को दूसरे एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती, ताकि हम इसमें से डिस्कवर कर सकें कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसकी वजह से किसी भी एजुकेशन सिस्टम को जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आता है। अगर हम डिफरेंस आजकल जो हमारा करंट ट्रेंड है जिसमें हम फिलेंट को 100% लिटरेसी के साथ जो है वो एफिलिएट करते हैं, फिर स्टूडेंट्स को बाकायदा उससे रिलेटेड जो है वो डिफरेंसेस चेक किए जाते हैं कि क्या वजह है कि वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या वजह है कि वहाँ के बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा अपीलिंग है टू द वर्ल्ड, उनको डिफरेंट किस बात से करते हैं। तो फिर हम उनके जो स्ट्रैटेजीज हैं, बच्चों को किस तरह से फ्रीडम दिया गया है, बच्चों को एक तो जो एंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे की एज की वो 7 साल है, 7 साल में बच्चा स्कूल में एंटर होता है। ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिसकी वजह से जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया है कि जब बच्चा 7 साल का होता है तब ही वो चीज़ों को समझ सकता है। इसी तरीके से रूसो ने भी कहा था कि अगर बच्चे को आप मुझे जो है वो 10 साल का बच्चा दे दें तो फिर वो
उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो नेचुरलिस्ट है, तो नेचुरलिज्म से जो इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, उसके बाद जब आप उसको फॉर्मल एजुकेशन में लेकर आए तो उनकी जो है वो जो लर्निंग पावर है वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो एजुकेशन सिस्टम, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के डिफरेंसेस को इसलिए चेक किया जाता है ताकि हम उनके फैक्टर्स को देखें कि वो किन फैक्टर्स की वजह से दूसरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से वो डिफरेंट है। इसका दूसरा पर्पस है, हम कॉजेज को देखते हैं, कॉजेज या बैकग्राउंड को चेक करना कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव या बैकवर्ड बनाने के क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं तो दूसरे एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं कर रहे या बैकवर्ड जा रहे हैं। तो उनके जो आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि उनकी जो हिस्ट्री है उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो उनको डिफरेंट करते हैं या उनको प्रोग्रेसिव बना रहे हैं। जैसे अगर हम यूएसए का दे रहे हैं तो यूएसए की हिस्ट्री में अगर हमें जो है वो एजुकेशनिस्ट भी वहाँ से मिलते हैं, हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स वहाँ से आते हुए मिलते हैं, तो हमें इन चीज़ों के कॉजेज़ के किसी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए अपनी एजुकेशन को प्रोग्रेसिव या बैकवर्ड बना सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें कि किसी एक प्रोविंस में आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है और प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स भी बहुत टाइम से आते हैं और दूसरे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रहे, तो अंडरस्टैंडिंग सोशल सिस्टम में ये आता है कि आप उन फैक्टर्स को देखते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है। आप उसमें देखेंगे कि क्या सीरियसनेस क्रिएट की जाती है कि जब आप एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव कर दें, लोकल गवर्नमेंट को दे दें या फिर जो है वो सेंट्रलाइज्ड रखते हैं तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, सोशल सिस्टम के आपकी एजुकेशन में जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, ताकि आप पॉलिटिकल फिलॉसफी समझ सकें कि अगर हम पाकिस्तान में लेते हैं तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो चीज़ें सूबाई हुकूमतों के पास पावर्स गए थे उनमें से कुछ लोग जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं, तो कुछ लोगों को वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही। तो इन चीज़ों को हम सोशल सिस्टम को पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल जो है फिलॉसफी को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई एजुकेशन सिस्टम कहीं लैग कर रहा है, किसी एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रोग्रेसिव्स हैं, हम इसमें पॉजिटिव चीज़ों को भी अडॉप्ट करते हैं और नेगेटिव चीज़ों को। तो एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने का पर्पज़ ये होता है कि ताकि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को अगेन जो है वो बेहतर कर सकें, लेकिन उसको सिस्टमैटिक आपने देखना होगा। आपने हर उसके लेट सपोज अगर हम ये कह दें कि पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बलूचिस्तान का नहीं है, तो आपने बलूचिस्तान की लोकल गवर्नमेंट को भी देखना है, उनको वो भी देखना होगा कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, वो किस पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, उनको उन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया गया है। तो हम जब विद इन दी जोग्राफी, विद इन दी लैंड, विद इन दी इन्वायरमेंट किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स भी पता चलते हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम किस से डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो वो क्यों, क्या कॉजेज़ हैं और क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं।